मध्य प्रदेश में गुरुवार को जबरदस्त सियासी घमासान दिखा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने राष्ट्रीय नेताओं की सभाएं कराकर एक दूसरे पर हमला बोला। पहले कांग्रेस से प्रियंका गांधी ने धार के मोहन खेड़ा में राज्य और केंद्र सरकार दोनों पर एक साथ हमला बोला। उन्होंने मध्य प्रदेश में 18 साल में 250 घोटाले होने के आरोप लगाए। कमलनाथ की 11 गारंटियां गिनाई तो इंदिरा गांधी का नाम लेकर आदिवासियों से भावनात्मक नाता भी जोड़ा। मोदी सरकार पर उन्होंने पूंजीपतियों के इशारे में काम करने के आरोप लगाए तो जातीय जनगणना पर भी घेरा। 18 सालों में 250 से ज्यादा 250 से ज्यादा घोटाले हुए हैं। इस देश के एक एक वासी का अधिकार है, इस संविधान में है कि हर चीज के लिए समान अधिकार होना चाहिए। तो फिर जाति जनगणना क्यों नहीं हो रही है? जब इसकी बात उठती है तो ये चुप क्यों हो जाते हैं? मेरी दादी इंदिरा गांधी कहती थी कि जो आदिवासी संस्कृति है, जो आदिवासी परंपराएं हैं, इन्हें मजबूत रखना बहुत जरूरी है। कभी इन्हें बदलने की कोशिश नहीं की उन्होंने। जल जंगल जमीन का अधिकार आपको दिया, पट्टे आपको दिए। जिस तरह से किसानों के कर्ज हमने पहले माफ किए, उस तरह से हम उस काम को फिर से शुरू करेंगे। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। पुरानी पेंशन यहाँ मध्य प्रदेश में लागू की जाएगी। उधर जबलपुर में 12,000 करोड़ से भी अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। आदिवासी सियासत के गढ़ महाकौशल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे अधिक फोकस आदिवासियों पर रहा। उन्होंने कांग्रेस पर आदिवासी महानायकों के अपमान का आरोप लगाया तो ये बताने की कोशिश भी की कि आदिवासियों का भला बीजेपी ने ही किया है। जिस दल ने आजादी के इतने सालों तक देश में सरकार चलाई, उसने आदिवासी समाज को भी सम्मान नहीं दिया। आजादी से लेकर सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि तक हमारे आदिवासी समाज की भूमिका बहुत बड़ी रही है। लंबे समय तक जो सत्ता में रहे, उन्होंने आदिवासी समाज के योगदान को राष्ट्रीय पहचान क्यों नहीं दी? इसके लिए देश को भाजपा का ही इंतजार क्यों करना पड़ा? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जनजातीय समाज के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट दिया। बीते 9 वर्षों में इस बजट को कई गुना बढ़ाने का काम ये मोदी की सरकार ने किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलसिलेवार अपनी सरकार के काम गिनाकर ये भी बताया कि 2014 के बाद से अब तक देश कितना बदला है और इससे पहले कितना बदहाल था। पीएम ने भाजपा को मध्य प्रदेश की जरूरत बताते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार का मतलब होगा विकास पर ब्रेक। मध्य प्रदेश आज एक ऐसे मुहाने पर है जहां विकास में कोई भी रुकावट, उसके विकास की गति में कोई भी गिरावट 20-25 साल के बाद भी लौटेगी नहीं। सब कुछ तबाह हो जाएगा और इसलिए विकास की गति को रुकने नहीं देना है, अटकने नहीं देना है। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। 7 महीने में मध्य प्रदेश में मोदी का ये 9वां दौरा था। अपने हर दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग अंचलों को साधने की कोशिश की है। जबलपुर के दौरे से मोदी ने महाकौशल अंचल और आदिवासी समुदाय को साधने की कोशिश की, तो कांग्रेस ने भी प्रियंका गांधी की सभा से मालवा निमाड़ में आदिवासी अंचल में अपने को मजबूत करने पर जोर लगाया। अगले हफ्ते कांग्रेस विंध्य में भी राहुल गांधी की सभा कराने जा रही है। अब देखना ये है कि इनमें किसकी कोशिश कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। चर्चा शुरू करें उसके पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। प्रियंका का वार, मोदी का पलटवार, क्या असरदार? पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरों से बीजेपी को कितना फायदा? क्या राहुल प्रियंका के दौरों से मोदी का मुकाबला कर पाएगी कांग्रेस? मोदी शिवराज की सौगातों और कांग्रेस के 11 वचनों में कौन पड़ेगा भारी?
तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की सियासत विकास पर, आदिवासी पर और आरोप प्रत्यारोपों पर केंद्रित हो गई है। अभी तो चुनाव की औपचारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में राजनीतिक गहमागहमी बढ़ती जा रही, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, नरेंद्र मोदी और उसके बाद अमित शाह बहुत सारे दौरे करने वाले हैं और अभी भी ये दौरे जारी। लेकिन आज इस चर्चा को शुरू करने के पहले आपको बता दें कि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी, कांग्रेस के युवा प्रवक्ता अमित तावरे जी और स्काइप पे हमारे साथ हैं भाजपा के प्रवक्ता ब्रजमोहन लोया जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो माफ़ करिए, ब्रजमोहन नहीं, ब्रज गोपाल लोया जी। वैसे मोहन और गोपाल एक ही है, मोहन भी उन्हीं का नाम है और गोपाल भी कृष्ण का नाम है, तो ब्रज मोहन क्या है, गोपाल बात एक ही है। लेकिन सवाल यह है कि आप ब्रज से शुरू होते हैं और मोहन और गोपाल तक जा रहे हैं। तो आपसे शुरू करते हैं लोया जी। दरअसल सत्ता पक्ष में आप हैं तो अपर हैंड आपका है, जो आप चाहते हैं वो घोषणा कर सकते हैं। कांग्रेस जो चाहती है उसके लिए उसे इलेक्शन का इंतजार करना पड़ेगा और सत्ता में आने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो आपके पास बहुत सारे मौके हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि जो स्थितियां हैं उसके बावजूद आपको बहुत सारे दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करवाने पड़ रहे हैं? 7 महीने में 9 बार यात्रा, क्या कुछ दिखाता है ये? और जो वार हो रहे हैं, पलटवार हो रहे हैं, क्या आप कांग्रेस को विकास पर केंद्रित करना चाहते हैं या फिर आदिवासी, महिला और युवाओं पर? आपकी राय लोया जी। देखिए, विकास पर केंद्रित हमारी राजनीति है, उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपका पैकेज सुन रहा था, उसमें आ रहा था कि दोनों दलों का आदिवासियों पर फोकस है। बिल्कुल सत्य है, परंतु फोकस अलग अलग है। भारतीय जनता पार्टी का फोकस यह है कि हम किस तरह आदिवासियों को उनका गौरव दे सकते हैं, किस तरह उन्हें आदिवासियों का सम्मान दे सकते हैं, किस तरह हम आदिवासियों का कल्याण कर सकते हैं। और कांग्रेस का फोकस यह है कि किस तरह भ्रम फैलाकर, झूठ बोलकर, चाहे वचन के नाम पर, हम उनका वोट ले सकते हैं। इन दोनों में बहुत फर्क है और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज कम से कम मेरा आदिवासी भाई राजनीति के केंद्र में है। नहीं तो आप मुझे एक बात बताइए कि पिछले 60 वर्षों जिन्होंने राज किया, 56 वर्ष मध्य प्रदेश में किया, परंतु भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार का सौभाग्य है कि छिंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज का नाम शंकर शाह के नाम पर रखने का अवसर हमें मिला, रानी कमलापति के नाम स्टेशन बनाने का अवसर हमें मिला, टंटिया मामा के नाम बस स्टैंड बनाने का अवसर हमें मिला, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती की छुट्टी करने का अवसर हमें मिला। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, फोकस तो है, परंतु हमारा फोकस है कल्याण का और कांग्रेस का है वोट हथियाने का। इन फोकसों में फर्क है। एक बात और कहता हूं, आज जो प्रियंका गांधी जी की आप बात कर रहे हैं, उसकी सभा में जो उन्होंने कहा है वह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये कहा कि इसी तरह की महापुरुष मेरी दादी जी थी, रानी दुर्गावती जी को इस तरह छोटा करने की कोशिश क्या गांधी नेहरू खानदान कब बंद करेगा कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं? ये अहंकार की भाषा उनके मन में थी। तो ये देखिए ना, आप आज आप बड़ा स्पष्ट है, आप सुन लीजिए। और उसको कहने के बाद वो खुद उनको हंसी आ रही थी कि मैंने ये क्या कह दिया कि इस तरह की महापुरुष मेरी दादी भी थी। अब जो लोग दो आधार हैं, एक हम आदिवासियों के कल्याण और विकास के आधार पर चुनाव में जा रहे हैं और एक तरफ कांग्रेस है जिन्होंने आदिवासियों को कभी अवसर नहीं दिया। आदिवासियों में जमुना देवी जी बड़ी नेता थी। 1993 से 2003 तक क्या हुआ पूरा मध्य प्रदेश जानता है। मध्य देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति देने का काम भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिला, हम तो सौभाग्य मानते हैं इसे। मध्य प्रदेश को पहले आदिवासी राज्यपाल देने का अवसर मिला, ये सौभाग्य है हमारा कि जिनके पास गौरव होना चाहिए था उन्हें गौरव पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। नहीं तो 60 वर्षों तक एक परिवार का महिमा मंडन करने का काम इस देश ने देखा है कि किस तरह हमारे प्रतीकों को, किस तरह हमारे मानदंडों को ओछा और छोटा करने की कोशिश हुई और एक परिवार को बड़ा दिखाने की। लोया जी, लेकिन एक बात का जवाब आप चाहें तो दे सकते हैं अगले दौर की बातचीत में कि जातिगत जनगणना से बीजेपी क्यों दूर भाग रही है। ये बात भी प्रियंका जी ने कही है। इस पर आप तसल्ली से दीजिए ताकि आप और सोचिए इस पर। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन तावरे जी जो बात एक एक करके गिनाई है लोया जी ने, क्या उसका कोई जवाब है? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि जो स्टेशन की बात है, टांटिया मामा की बात है या दीगर चीज़ों की बात है, रानी दुर्गावती की बात है, रानी कमलापति की बात है, तो इस पर सफाई तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इस पर आपका क्या काउंटर है? देखिए,
मैंने कहावत सुनी है कि नाम में क्या रखा है, काम होना चाहिए आपका। तो ये मध्य प्रदेश में आदिवासियों की स्थिति क्या है, ये आप और हम सभी लोग जानते हैं। और प्रधानमंत्री जी कितने गंभीर हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। कुछ महीने पहले वो आए और हमारे हबीबगंज स्टेशन का उद्घाटन किया और नाम बदल कर रख दिया। कुछ महीनों बाद वापस उसी भोपाल में आते हैं तो उनको उस स्टेशन का नाम ही याद नहीं रहता है। वो मंच से नाम कुछ और है और कुछ और बोल देते हैं। ये तो उनका आदिवासियों के लिए सम्मान है। भाई हम जब मानते 18-19 साल की इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई एक साल भी ऐसा नहीं रहा जब आदिवासी अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश प्रथम 5 में ना रहा हो। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के आंकड़े नहीं है, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन रहा है। और हमने तो देखा है कि इनके विधायक प्रतिनिधि ने किस तरीके का कृत्य किया था जिसमें दुनिया भर में वो मामला उजागर हुआ था। और प्रधानमंत्री जी आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको पिछला 60 साल तो बहुत अच्छे से याद होता है, लेकिन एक बार भी वो ये नहीं बताते कि शिवराज जी की किसी भी एक योजना का नाम लेने का साहस प्रधानमंत्री जी के द्वारा नहीं होता है। पिछली बार अभी जब भोपाल आए थे, एक बार भी उनने शिवराज जी का नाम नहीं लिया पूरी सभा में। यदि आपको इतना ही साहस है, आप ये मानते हो कि आपकी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, तो मोदी जी को भी शिवराज जी की जो भी योजना है, चाहे वो लाडली बहना योजना हो या किसी भी तरीके की कोई भी योजना हो, क्यों वो मंच से नाम नहीं ले रहे? और रही बात, अभी इंदिरा गांधी जी की बहुत अच्छी बात करी ब्रज गोपाल लोया जी ने। आप इंदिरा गांधी जी की कल्पना नहीं कर सकते लोया साहब। वो लेडी थी जो अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर, राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर आ गई थी अपने देश के लिए। ऐसा साहस क्या दिखा सकते हैं? और आज आप देखिए पुलवामा अटैक जैसा। शांत रहिए, शांत रहिए, आप शांत रहिए। आप गोपाल साहब आप बड़े हो, अमित जी, और आप सत्ताधारी दल के नेता भी हो, थोड़ा आप सुनना सीखो। आप अमित जी, ये काम मेरा है, मुझे करने दीजिए। लोया जी, आप, मैं मौका दूंगा आपको। और दूसरी बात, आप दोनों, नरेंद्र मोदी जी में और प्रियंका गांधी जी में एक बहुत अंतर है इस समय। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी आ रहे हैं, ये उस सेना के सेनापति है जो हार हार के थक चुकी है। और प्रियंका गांधी जी जो हमारी नेता हैं, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं में लगातार ऊर्जा का संचार हो रहा है। क्योंकि आप देखिए हिमाचल में भी सीधा मुकाबला था, प्रियंका जी ने बागडोर संभाली थी, इधर से अमित शाह जी ने संभाली थी, उधर से नरेंद्र मोदी जी ने संभाली थी। क्या रहा रिजल्ट? आपके हमारे सामने। कर्नाटक में प्रियंका जी, राहुल जी के हाथ पूरी कमान थी, इधर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के हाथों में पूरी कमान थी। क्या रिजल्ट रहा? बिल्कुल। चलिए, दूसरे दौर की बातचीत में आपको भी अवसर मिलेगा। अभी तक जो बात हुई है योगीराज जी, क्या लगता है जो बातें लोया जी ने गिनाई कि उन्होंने कितने सारे काम किए, बता दिया कि हमने अवसर मिला तो हमने उनके सम्मान की रक्षा की, आदिवासियों के। जवाब में आपने सुन लिया अमित जी को। आपका क्या कहना है कि ये सारा मामला सच में सवाल और जवाब हो रहे हैं या सिर्फ राजनीतिक बातचीत हो रही है? ये असल में राघवेंद्र जी, पूरा मामला आदिवासी वोट बैंक कबाड़ने का है जी। और दोनों राजनीतिक दल इस वोट बैंक को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते। तो 2018 तक के चुनाव परिणाम आप देखें तो 2018 तक आदिवासी बीजेपी के साथ रहा था, 2003 से 2018 तक। 2018 में एकदम से आदिवासी पलट के कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस करीब करीब सत्ता प्राप्त करने के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गई। भाजपा को 2018 के बाद ये लगा कि नहीं, ये बहुत बड़ी चूक हमसे हो गई, और इसके बाद भाजपा ने ताबड़तोड़ योजनाएं, घोषणाएं और तमाम तरह के प्रोग्राम लॉन्च किए जो आदिवासियों के हितों के लिए थे। और इसीलिए आप देखना 2018 के बाद जितने आदिवासियों के लिए काम हुए वो 2018 के पहले उतने नहीं हुए। चाहे वो रानी कमलापति स्टेशन का मामला हो, चाहे शंकर शाह भामा शाह का मामला हो, चाहे आदिवासी दिवस पर छुट्टी मनाने का मामला हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा वोट बैंक है। 47-48 तो सीटें लगा हैं ही इनकी जी, और कम से कम 70-80 सीटों पर ये इफेक्ट डालते हैं। और इसलिए दोनों जो बेल्ट पे थे, आज मोहनखेड़ा में प्रियंका जी थी, वो भी ट्राइबल बेल्ट था, और जबलपुर का बेल्ट भी ट्राइबल बेल्ट था जहाँ प्रधानमंत्री मोदी थे। तो दोनों का फोकस इसी बात पर है कि इन सीटों में से ज़्यादा कैसे अपने पक्ष में की जाए,
क्योंकि 2018 में बीजेपी गच्चा खा चुकी है, इसलिए वो इन वोट पर ज्यादा फोकस कर रही है। पहले दौर की बातचीत में सीधा सा मेरा सवाल है, जो लोया जी ने बताया कि हमने ये काम किया, हमको जब मौका मिला, और जवाब में जो अमित जी ने बताया, क्या बीजेपी ने सच में काम किया या सिर्फ वो घोषणाओं तक सीमित रह गई? योगीराज जी। नहीं, देखिए, मैंने बताया 2018 के बाद बहुत जबरदस्त काम किया आदिवासियों को लेकर भाजपा ने। ठीक। और इतना काम किया कि अब आप बताओ कि टंटे मामा भगवान, बिरसा मुंडा भगवान हो गए, मामा जी हो गए, स्टेशन बन गए, तमाम तरह के बहुत सारे पैसा एक्ट आ गया, जल जंगल जमीन के अधिकार उनको मिल गए। तो मतलब इससे ज्यादा और पार्टी और क्या करेंगे? चलिए लोया जी, आपने जो काम गिनाए उसकी तस्दीक तो हो रही है, लेकिन जो बात अमित जी ने की है, आप उसको जवाब देने के लिए बड़े उतावले हो रहे थे। आपके पास 3-4 मिनट है, आप जी भर के बोलें। लेकिन अमित जी, मेरा आपसे आग्रह है कि अगर वो कुछ आपत्तिजनक बात आपको कहती लग रही है तो आपको मौका दूंगा, आप अच्छे से काउंटर करिए उसको। मैं कभी राघवेंद्र जी आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। अगर किसी को लगता है तो जी। नहीं, मैं आपको बड़ी फैक्ट की बात बताता हूँ। जी। अभी योगीराज जी ने कहा, मैं उसी बातों को केंद्रित करूंगा। आप देखिए, बिल्कुल सच है, हम इसको स्वीकार करते हैं कि 2018 में जो आदिवासी बाहुल्य की सीटें थी उसमें कांग्रेस ज्यादा सीट जीतने में कामयाब हो गई, परंतु अपने झूठ के आधार पर। 2019 में सिर्फ 6 माह बाद लोकसभा का चुनाव आया। चाहे धार हो, झाबुआ हो, अलीराजपुर हो, मंडला हो, बैतूल हो, सिवनी हो, शहडोल हो, उमरिया हो, कहीं भी कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाई, क्योंकि आप झूठ के आधार पर बरगला कर आए थे। तो हमें तो वो अपना वोट बैंक वापस मिल गया। उसके बाद भी हम कल्याण के काम करते रहे। फिर 2020 के उपचुनाव देख ले और उसके बाद के स्थानीय निकाय के सारे चुनाव देख ले, आदिवासी नहीं, मध्य प्रदेश का सर्वहारा वर्ग हमारे साथ रहा। अब महत्वपूर्ण यह है कि जिनकी अभी चर्चा कर रहे थे कि हम अमित तावरे जी से, मैं ये उम्मीद कर रहा था कि शायद एक आध काम वो भी गिनाएंगे। और उन्होंने जहां से बात शुरू करी थी कि नाम में क्या रखा है, बिल्कुल सही है। शेक्सपियर ने कहा था व्हाट इज इन द नेम। मगर अमित जी, यदि इसमें कुछ नहीं रखा है तो आज देश की 76 यूनिवर्सिटियों के नाम केवल गांधी नेहरू परिवार के नाम पर क्यों है? आज देश में जहां जाएंगे उनके स्मारक क्यों हैं? इस बात को आप समझ लीजिए, ये स्मारक उस समुदाय का गौरव बढ़ाते हैं। और जिस समुदाय को आगे ले जाना हो, पहले उनमें गौरव की भावना भरनी होती है। हमने उस आदिवासी समुदाय में गौरव की भावना भरने का काम किया है। और एक बात मैं कहता हूं, जिस समाज में, जिस समुदाय में स्वाभिमान और आत्म सम्मान की भावना आ जाती है, तरक्की के रास्ते तो वो समाज और समुदाय स्वयं बना लेता है। ये सार्वभौमिक सत्य है। परंतु जिन्होंने पूरा देश अपने नाम लिखवा लिया, वो आज अगर ये कहते हैं कि व्हाट इज इन द नेम, तो बड़ा हंसने का मन करता है। और छिंदवाड़ा के विषय में भी आपको बता देता हूं कि देश में सर्वाधिक आदिवासी पलायन छिंदवाड़ा से हुआ। देश में कहीं भी आप जाएंगे। और एक और आपको नई बात बताता हूं राघवेंद्र जी, कि 1980 में जो कमलनाथ जी आज आदिवासियों की चिंता कर रहे हैं, 1980 में पहली बार छिंदवाड़ा से सांसद बने थे। उनके संसदीय क्षेत्र में एक आदिवासियों का गांव 1994-95 में खोजा गया, यानी 14 वर्ष तक उनके नेतृत्व में एक गांव का पता नहीं था। पातालकोट उसे कहते हैं। एक बात और आपसे कहता हूं कि आपको मालूम है कि बेगा, भारिया और हमारे सहरिया, इस तरह के जो आदिवासी बहनों को माननीय शिवराज जी 1000 रुपए प्रतिमाह दिया करते थे, उसको भी बंद करने का काम कमलनाथ जी ने किया। तो देखिए, आपने हमेशा उनके मानदंडों को भी तोड़ने की कोशिश की है और उनको मिलने वाले लाभ को हथियाने की कोशिश भी की है और उसे बंद करने का काम भी किया है। तो ये जो आज का युग है, ये सोशल मीडिया का युग है, ये पढ़े लिखे लोगों का युग है। आज आदिवासी समुदाय में पढ़े लिखे बच्चे हैं, बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। वो जानते हैं कि किसने 60 वर्ष उनका शोषण किया है और किन्होंने 15 वर्ष उनका पोषण किया है। ये सत्य है और सर्वविदित है, ये सब जानते हैं। एक सवाल मेरा भी इसमें है, हालांकि वो प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में कहा भी है, अमित जी उसको पूछने से चूक गया तो मैं पूछ लेता हूं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि मीडिया स्थायी प्रतिपक्ष होता है। जब प्रतिपक्ष कहीं कमजोर पड़े तो मीडिया का काम है कि वो उसके साथ खड़ा हो जाए। तो मैं उनके साथ खड़ा होकर एक सवाल कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि 250 घोटाले मध्य प्रदेश में हुए, लेकिन ईडी एक बार भी यहां नहीं आई, क्या वजह है? मैं तो कांग्रेस को चुनौती पूर्वक कहता हूं, आपको याद होगा कांग्रेस इस देश की सरकार में थी 2004 से 2014 तक। हमने सैकड़ों मामले उठाए, तथ्यों के साथ मीडिया के पास भी गए और तथ्य और सत्य लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी गए और वहां से हमने जांच कराई और आपके तब के मंत्रियों को जेल भेजने का काम किया।
यदि आपके पास तथ्य और सत्य है तो आइए, आपका स्वागत है, मीडिया के प्लेटफॉर्म पर रखिए अपने सत्यों को और कोर्ट चलिए। परंतु आप क्यों भयभीत होते हैं कि जहां भ्रष्टाचार नहीं है? एक बात आपको कह के 10 सेकंड में बात खत्म करूंगा। ये आरोप लगाकर भागने वाले लोग हैं, जैसे खो खो खेला जाता है। आपको याद होगा 2018 में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, परंतु इन्हीं के मंत्री जयवर्धन सिंह ने विधानसभा में कहा कि आरोप असत्य है, इन्हीं के मंत्री उमंग सिंगार ने कहा कि आरोप असत्य है। तो ये तो चुनाव के समय आरोप लगाना और चुनाव के बाद उनसे क्लीन चिट देना, ये दो तरफा लोग हैं। इन्हें किसी भी तरह सत्ता हथियाना है, चलिए झूठ के सहारे। बिल्कुल अमित जी, भरपूर मौका मिलेगा आपको, खूब तबीयत से बोलिए। एक बात मैंने आपकी तरफ से पूछ ली थी, लेकिन जहां तक आपने कहा लोया जी कि विधानसभा में जो उत्तर में आपकी पार्टी को क्लीन चिट मिली थी, उन मुद्दों पर कांग्रेस के भीतर कई बार घमासान हो चुका है। जी अमित जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बोलता हूं कि ये आरोप लगाते हैं कि ये योजना बंद कर दी, वो योजना बंद कर दी। जैसा कि ब्रजगोपाल लोया जी ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो मैं इनको चुनौती देता हूं कि एक भी कोई लिखित आदेश मुझे बता दें कि कोई योजना, जन कल्याणकारी योजना हमने बंद करी हो। एक बात उन्होंने अमित जी जो कही थी, मैं मुझे याद दिला रहा हूं मैं, उन्होंने कहा था कि नाम में क्या रखा है। मेरी बात तो सुन लीजिए आप जी। आप चारों से छोटा हूं तो मुझे थोड़ा सा हक है, मैं अपनी बात कह लूं, फिर आप बिल्कुल मुझसे सवाल करिए। आप एक बात तो सुनिए, मैं बराबर सवाल करिए, मैं बिल्कुल आपके सवालों के जवाब। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप उस मुद्दे को बोलने से चूक ना जाए, क्योंकि वो पहला सवाल था उनका। उत्तर अगर आप पहले उसको देते तो ज्यादा बेहतर होता है। ये देखिए, नैतिकता तो ये है कि सत्ता पक्ष को विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये आदत है कि वो अपने कामों के बारे में कुछ नहीं बोलते, हमेशा विपक्ष से ही सवाल करते हैं, लेकिन हम इसके लिए तैयार रहते हैं। इसमें कोई बात नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि कोई भी योजना हमने बंद नहीं करी है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अपने बारे में नहीं बताया। ब्रजगोपाल लोया जी, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, एक छोटा सा, जिस पार्टी ने इस देश के अंदर पहला IIT बनाया, पहला एम्स हमारी सरकार ने बनाया, इसरो की स्थापना हमने करी है। फिर आप बीच में बोलने लगे, आप फिर बीच में बोलने लगे, आप धैर्य नहीं रखते हो। अमित जी एक मिनट, पहले तो मेरा निवेदन है आपसे, सीधे दोनों बात ना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि विधानसभा लोकसभा है, लेकिन कम से कम यहाँ अखाड़ेबाजी ना हो। आपको मौका दूंगा मैं, आपकी बात को उन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक सुना, आप भी सुन लें उसको जी। तो रही बात, इस देश में जो भी कुछ हुआ है उसमें 90% हमारी सरकार का योगदान रहा है। आपकी सरकारों ने सिर्फ उसको बेचना शुरू करा है, ये आपका योगदान है। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो भी बेच रहे हैं वो ऐसे तो बना नहीं होगा, सरकारों ने बनाया उसको, चाहे BSNL, रेलवे या जो भी बात कर लें। ठीक है, अब दूसरी बात ये हो गई कि आरोप लगाकर भागने वाली बात। आपके नेता, मैं मौका दूंगा आपको, आपके नेता 24 घंटे कमलनाथ जी के बारे में और दिग्विजय सिंह जी के बारे में बोलते हैं, ये नाथ, करप्शन, फलाना ढिमका, दिग्विजय सिंह ये घोटाले वो घोटाले। विषय पे तो बोले 10 साल दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, 15 महीने कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे। 2014 से आज तक आपकी केंद्र में सरकार है, और 2003 से अभी तक यदि 15 महीने हटा दिए जाएं तो 18-19 साल आपकी सरकार रही। एक सिंगल FIR नहीं है दोनों के खिलाफ, एक कोई जांच अभी तक लिखित में दर्ज नहीं है। तो आप लोग सिर्फ आरोप ही लगाते रहते हो। चलिए, ये बात तो मैंने आपकी सिद्ध कर दी जी। मैं पूछ लेता हूं, कुछ बेचैन हो रहा बताने के लिए। लोया जी, आधा मिनट में आप जरूर करें, क्योंकि समय की कमी है। बात कह रहा हूं, केवल 10 सेकंड की मेरी बात है कि यदि आप अमित जी सुन लीजिए, उस पर इतना गुमान है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 23 एम्स खोले मेरे भाई, और आप इसको कौन सा गणित है आपका कि 90% आप कब्जा कर लेना चाहते हैं? थोड़ा गणित तो ठीक करिए, बात तो ऐसे। अरे आपने पूछा तो मैंने बताया, नहीं है, मैंने भी आपको सुनिए, यदि आप करोगे 90% ज्यादा आएगा। 9 वर्षों में 23 एम्स इस देश को मिले, ये देश की जनता देख रही है। अमित जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ठीक है ब्रज जी, आपका उत्तर आ गया। जो 23 एम्स है ना, वो आज किस कंडीशन में सिर्फ घोषणा करने से नहीं होता, आज वो किस स्थिति में है। जगह हमने तो वो कोरोना के टाइम वो 1.5 लाख करोड़ का पैकेज भी सुना था। अच्छा, अब सुनिए, 1 मिनट हम आपको अखाड़े में उतार देते हैं। 1 मिनट में आप खूब लड़ लीजिए, हम स्क्रीन पर दोनों का चेहरा दिखाते हैं, और 1 मिनट तक आप अच्छे से संवाद करिए। चलिए
नहीं, मेरा बड़ा स्पष्ट मत है राघवेंद्र जी कि हम एक कहावत कहते हैं कि पीतल की बाली पर इतना गुमान सोने की होती तो छूते आसमान। एक एम्स बना दिया, उसको पूरे कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं। अरे अब हम इसमें क्या करें? अब आपको इंदिरा गांधी जी से दिक्कत है, राजीव जी से दिक्कत है, आपको जवाहरलाल नेहरू जी से दिक्कत है। अब हम क्या करें? आपकी पार्टी के किसी नेता ने, किसी कार्यकर्ता ने आजादी की लड़ाई में योगदान नहीं दिया। आपके पास तो पत्थर पे नाम लिखवाने के लिए किसी का नाम नहीं है। 1924 में आपकी आरएसएस बनी, उन्होंने अपना नाखून तक नहीं कटवाया देश की आजादी में। तो अब इसमें हमारी क्या गलती है? हमारे पास इसमें सैकड़ों नाम है जो कि इस देश के महापुरुष हैं। आपकी भोपाल की सांसद महात्मा गांधी का अपमान भले ही कर ले, लेकिन नरेंद्र मोदी जी G20 के सम्मेलन में जब विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो उसी बापू की समाधि पर लेकर जाते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि बात हो गई है, आप दोनों का आमना सामना हो गया है। योगी राज जी, इस पूरे मुद्दे पर जो भी कुछ कहा कि 90% हमने विकास किया है, लोया जी ने उसका खंडन किया कि आपने अगर 60 साल में एम्स बनाए हैं तो हमने बहुत कम टाइम में एम्स भी बनाया, IIT भी बनाया और उनकी संख्या भी उन्होंने गिना दी। आपकी राय? जी, सिर्फ 23 की स्थिति अभी आप चेक कर लीजिए, गूगल का जमाना है। 23 एम्स जिनकी बात कर रहे हैं, कितने प्रगति पर है, कितने चालू हो गए, ये अभी आपको देखिए। चलिए, वो बनना भी शुरू होंगे तो उस पर बात करेंगे, लेकिन अनाउंसमेंट करके काम की बात उन्होंने की है कि हमने इतनी घोषणा की। योगीराज जी, आपकी राय, अंतिम टिप्पणी बहुत संक्षेप में। देखिए, डेवलपमेंट के काम किए नरेंद्र मोदी ने और ये देश के लोग भी उससे सहमत हैं। और जहाँ तक ये बात सही है कि चूंकि 60 साल कांग्रेस के हाथों में देश रहा है तो कांग्रेस ने किया, लेकिन यदि आप तुलनात्मक अध्ययन करो तो लोया जी की एक बात बिल्कुल सही है कि आपने एक एम्स बनाया। 2014 के पहले तक, मनमोहन सिंह सरकार तक केवल 7 एम्स थे पूरे देश में, और 2014 से अभी तक आप देख लो 23 एम्स तो वो भी बता रहे हैं। अब इस बात पर डिबेट हो सकती है कि एम्स की, कई जगह की एम्स की हालत खराब हो गई, लेकिन भोपाल का एम्स तो बहुत अच्छा है। और भी चीजें कई सारी ऐसी जो दुरुस्त होने की स्थिति में होंगी जी, लेकिन काम तो हो रहा है। और ये बात भी सही है कि ये हम नहीं कह रहे, आप देश के किसी भी कोने में आप चले जाइए। चलिए, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं, का जाल मिलेगा, कह सकते हैं कि इस पूरे चुनावी दांवपेच में मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के बाद प्रियंका भी मैदान में है और उनके खिलाफ अमित शाह और नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की तरफ से शिवराज सिंह जो स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। तो कह सकते हैं कि अभी आने वाले दिनों में इस तरह के घमासान और सुनने को मिलेंगे। बहुत सारे बयान लोया जी की तरफ से भी आएंगे, अमित जी भी बहुत सारी बातों पर काउंटर करेंगे और फिर अंतिम टिप्पणी के लिए योगीराज जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी होंगे। तो मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। ब्रजमोहन जी, ब्रजगोपाल जी, आपका साधुवाद। अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और योगीराज जी, आपका साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो एजेंडा में इतना ही। बंद रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।